हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए बधाइया का पार्ट 4 लेकर आई हूँ। यानी ये इस कहानी का आखिरी भाग है। इस कहानी में आपके बचे हुए सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। और अगर आपने इस कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है, यानी पिछले 3 भाग, तो पहले उन्हें सुन ले, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो जैसा कि हम सब ने पिछले भाग में सुना था कि किस तरीके से प्रभा के ऊपर आत्मा का साया था। उसने एक परछाई देखी थी जिससे वो डर गई थी और वो साया उस पर हावी हो चुका था। और साथ ही हमने ये भी सुना कि किस तरह घासीराम के कुल देवता उन्हें परेशान कर रहे थे, जिस वजह से घासीराम को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा था। और वो घर रमेश ने खरीदा था और उस घर से वो अपनी बेटी प्रभा की शादी करवा रहा था। और अचानक से प्रभा ने किसी साये को देखा जिससे वो डर गई थी। और रमेश के पिता ने उसे उस घर लेने के लिए बहुत समझाया कि उस घर को ना ले। साथ ही लेने के बाद भी वो काफ़ी समझाता रहा कि उसे उस घर को छोड़ देना चाहिए, वरना आगे शायद वो इससे भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाए। पर रमेश ने एक ना सुनी। तो आइए जानते हैं अपने पिता की बात नहीं मानना रमेश को कितना भारी पड़ता है। रमेश को अपना घर बेचकर घासीराम समझ रहा था कि वह अपने देवताओं के क्रोध से बच जाएगा और अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। लेकिन क्या सच में वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था, या फिर होनी को कुछ और ही मंजूर था? अपने पिता के मना करने के बावजूद भी रमेश ने घासीराम का घर खरीदकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी, उसे इस बात का एहसास ही नहीं था। वो तो उस घर से अपनी बेटी की शादी करना चाहता था और उसे उसकी गलती की सज़ा भी मिल चुकी थी। लेकिन फिर भी वो सावधान नहीं हुआ और उसने वो घर नहीं छोड़ा। पहले घासीराम के यहाँ जो तांत्रिक झाड़ फूँक किया करता था, उसकी मौत हो चुकी थी। उस रात तो रामलाल ने प्रभा को अपनी तंत्र विद्या से ठीक कर दिया था और रमेश को आने वाली मुसीबतों से आगाह भी कर दिया था। लेकिन वो कहाँ उसकी सुनने वाला था। वो तो प्रभा की शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। रमेश ने न सिर्फ घासीराम के उस पुराने घर की मरम्मत करवाई, बल्कि ज़रूरत का बाकी सामान जैसे सोफ़ा, अलमारी, खिड़की, दरवाजे और साज सज्जा में जो भी सामान लगता है वो सब भी लगवाया, बिल्कुल नया, जिसके बाद घर की रौनक देखते ही बनती थी। लेकिन वो रौनक ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। जिस रात प्रभा को पड़ोस वाले घर के आंगन में लगे आंवले के पेड़ पर वो साया दिखाई दिया था, उस रात के बाद से दिन प्रतिदिन घर की रौनक कम होती जा रही थी। घर का हर एक कोना मकड़ियों के जालों से भरता जा रहा था। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स अपने आप नीचे गिरने लगती थी। दरवाजे और खिड़कियों पर लगे पर्दे इतने गंदे हो गए थे कि उन्हें देखकर कोई भी बोल नहीं सकता था कि वो नए हैं। दिन प्रतिदिन अपने घर की रौनक को इस तरह जाता देख रमेश के समझ में नहीं आ रहा था कि उसके घर को क्या हो रहा है। ऐसा नहीं था कि उसने घर की सफाई करवाने की कोशिश नहीं की। उसने घर को साफ रखने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम साबित होती थी। नया फर्श भी पुराने फर्श से गंदा हो गया था। अपने घर का इतना बुरा हाल देखकर रमेश परेशान रहने लगा था। रमेश भले ही घर की हालत को देखकर परेशान रहता था, लेकिन उसे अपनी बेटी प्रभा की शादी की तैयारियां भी तो करनी थी। वो शादी की तैयारियों में इतना खो गया था कि उसे होश ही नहीं था कि जिस घर की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, उसमें रहने वालों का क्या हाल है। एक दिन रमेश बाहर से घर आया तो उसने देखा कि प्रभा आंगन में बैठी हुई है। उसे आंगन में बैठा देख वो एकदम हैरान रह गया। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रभा आंगन में बैठी थी तो उसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात थी। प्रभा का आंगन में बैठना हैरान करने वाली बात ही थी ना, क्योंकि वो दोपहर का समय था और वो गर्मियों के दिन थे, जिस वजह से आंगन में
बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी। रमेश ने प्रभा को आवाज़ लगाई, लेकिन उसने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जिसके बाद रमेश फिर बोला, प्रभा, तुझे क्या हुआ? तू इतनी तेज़ धूप में आंगन में क्यों बैठी हुई है? लू लग जाएगी, जल्दी से अंदर आ जा। उसकी आवाज़ सुनकर प्रभा उसे बड़ी बड़ी लाल आंखों से घूर कर देखने लगी। उसके बाद वो उसी आंवले के पेड़ को देखने लगी जिस पेड़ की डाली पर उसे उस रात वो साया दिखाई दिया था। रमेश की आवाज़ को भले ही प्रभा ने अनसुना कर दिया हो, लेकिन उसकी माँ सुमित्रा रमेश की आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आई। क्या हुआ जी? आप प्रभा को क्यों चिल्ला रहे हैं? रमेश कुछ बोल पाता उससे पहले ही सुमित्रा की नज़र धूप में बैठी प्रभा पर पड़ गई और वो भी उसे छाँव में आने के लिए बोलने लगी, लेकिन उसने उसकी बातों को भी अनसुना कर दिया और उसे भी घूर घूर कर देखने लगी और फिर अचानक ही बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। रमेश उसे जल्दी से उठाकर छाँव में ले आया। तभी वहाँ उसके पिता रामलाल आ चुके थे। प्रभा को देखकर ही वो समझ गए थे कि उसे क्या हुआ था। मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि तू इस घर में मत रह, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। देख, तेरी जिद की वजह से तेरी बेटी की क्या हालत हो गई है। अभी भी वक्त है, संभल जा। मेरी बात मान और वापस पुश्तैनी घर चल, वहीं से कर शादी। इस घर में बहुत सी बुरी आत्माओं का वास है जो तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगी। रामलाल रमेश को डांटते और समझाते हुए बोले, लेकिन रमेश फिर भी उनकी बात समझने को तैयार ही नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभा को कुछ नहीं हुआ, उसे बस शादी के बाद हम सबसे दूर जाने का दुख हो रहा है, जिस वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे क्या ना करे। रमेश बोला, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, मुझे तो सबने बेवकूफ़ समझ रखा है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सबकी आंखें मूंदी हुई दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रभा रूह के वश में है। गुस्से से बड़बड़ाते हुए रामलाल वहाँ से चले जाते हैं। प्रभा हर बीतते दिन के साथ कमज़ोर होती जा रही थी। वो अच्छे से खाना भी नहीं खाती थी। वो बीमार रहने लगी, जिस वजह से वो अपनी माँ के साथ ही उसके कमरे में सोती थी, क्योंकि उस रात की घटना के बाद कोई भी छत पर नहीं सोता था। रमेश और सचिन आंगन में सोते थे। प्रभा की शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और बारात भी आने वाली थी। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था और मंडप को भी गुलाब के फूलों से सजाया गया था। सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। जल्दी से बारात आ गई, वरमाला हो गई और फिर दूल्हा मंडप में आकर भी बैठ गया। उसके बाद मंडप में बैठे पंडित जी ने आवाज़ लगाई, कन्या को बुलाइए। पंडित जी की आवाज़ सुनकर सुमित्रा चारों तरफ देखने लगी, लेकिन उसे अपने आसपास कोई भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद वो मन ही मन सोचने लगी, अजीब बात है, आज प्रभा की शादी है, न जाने सब लोग कहाँ चले गए। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, न तो उसके पापा हैं, न ही उसका भाई और न ही कोई और। न जाने सब कहाँ चले गए। वो मंडप के पास खड़ी ये सब सोच ही रही थी कि उसने देखा कि दो औरतें दुल्हन की तरह सजी हैं और वो दुल्हन बनी प्रभा को मंडप में लेकर आ रही हैं। दुल्हन बनी प्रभा को देखकर सुमित्रा बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके साथ में जो औरतें थीं उन्हें वो नहीं पहचानती थी और उन्हें दुल्हन की तरह सजी देखकर वो सोच में पड़ गई कि आखिर ये दोनों दुल्हन की तरह क्यों सजी हैं। उन दोनों औरतों ने प्रभा को मंडप में बिठा दिया, जिसके बाद पंडित जी ने प्रभा और दूल्हे से हवन करवाया और बिना फेरे लिए ही दूल्हे से मांग भरने की बात की और दूल्हे से प्रभा की मांग भरने को बोला। फेरे होने से पहले ही मांग भरने की रस्म रोकने के लिए प्रभा पंडित जी को टोकना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और उसका शरीर भी पत्थर की तरह हो गया था। वो चाह कर भी जहाँ खड़ी थी वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी। उसने बहुत कोशिश की बोलने की, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। तभी दूल्हे ने प्रभा का घूंघट उठाया और उसे देखकर सुमित्रा की चीख निकल गई। जिसके बाद उसने अपने आसपास देखा तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रभा भी उसके बगल में लेटी हुई थी। यह एहसास होते ही कि वो सपना देख रही थी, उसने राहत की सांस ली। सुमित्रा की चीख सुनकर बाहर आंगन में सो रहे उसका पति और बेटा उठकर उसके पास आ गए, लेकिन उसके बगल में सो रही प्रभा की नींद नहीं खुली। क्या हुआ? तो इस तरह से चीखी क्यों?
रमेश ने पूछा। सपने में सुमित्रा ने जो भी देखा था वो सब उससे बताया। हमारी बेटी की शादी हो रही थी, लेकिन पंडित जी ने बिना 7 फेरे लिए ही मांग भरने को कह दिया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। जैसे ही दूल्हे ने मांग भरने के लिए प्रभा का घूंघट उठाया, उसे देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि प्रभा का चेहरा एकदम बूढ़ी औरत की तरह हो गया था। और वो सब मेरी आंखों के सामने ही हुआ। तुम्हारे मन में मेरे पिताजी की बात घर कर गई है और तुम उनकी कही बातों के बारे में ही सोचती रहती हो, इसीलिए तुम्हें इस तरह के सपने आते हैं। रमेश इतना बोलकर गुस्सा होकर वहाँ से चला गया। प्रभा की शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, इसीलिए रमेश ने एक बार फिर से पूरे घर की बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करवाई और उसका घर एकदम नए जैसा हो गया। घर की साफ़ सफाई करवाने के लिए रमेश ने बहुत से मज़दूर बुलवाए थे, जिन्होंने सिर्फ 2 दिनों में ही घर एकदम नए जैसा कर दिया था। प्रभा की तरह ही सचिन भी गुमसुम रहने लगा था, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया। घर की अच्छी तरह साफ़ सफाई करवाने के बाद रमेश अपनी पत्नी सुमित्रा और बेटी प्रभा को लेकर शहर गया, ताकि वो प्रभा की शादी का जोड़ा खरीद सके। और सचिन उस वक्त घर पर अकेला था। प्रभा जब घर में होती थी तो कुछ और होती थी, और घर से बाहर जाती तो कुछ और हो जाती थी। मतलब घर पर प्रभा गुमसुम उदास बैठी रहती थी, लेकिन घर के बाहर जाते ही वो पहले जैसी नटखट और चुलबुली हो जाती थी। प्रभा को कोई भी लहंगा पसंद नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो तीनों शहर की हर एक दुकान में उसकी पसंद का लहंगा ढूंढ रहे थे। लहंगा पसंद करते करते शाम हो गई थी। शहर की लगभग सभी दुकानों में ढूंढ लेने के बाद भी जब प्रभा को कोई लहंगा पसंद नहीं आया, तो आखिरकार वो तीनों हार मानकर घर वापस लौटने लगे, क्योंकि शहर से घर वापस लौटने में लगभग 2 घंटे का समय लगता था और सूरज ढलने वाला था। घर पर सचिन अकेला था, जिस वजह से सुमित्रा अंधेरा होने से पहले ही घर वापस लौटना चाहती थी। तभी प्रभा की नज़र एक दुकान के बाहर टंगे लहंगे पर पड़ी, जो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गया। उस दुकान में वो लोग अभी तक नहीं गए थे। प्रभा को अपनी पसंद का लहंगा मिल जाने के बाद वो तीनों तुरंत घर की ओर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पूरे घर में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। घर में ना तो बल्ब जल रहा है और ना ही लालटेन, जबकि गांव के दूसरे घरों में लाइट थी। पहले तो रमेश को लगा कि सचिन अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, इसीलिए उसने घर की लाइट चालू नहीं की और वो उसे ढूंढने गांव की ओर चला गया, क्योंकि वो सोच रहा था कि सचिन ज़रूर घर में ताला लगा कर ही घर से बाहर गया होगा। उसने घर के दरवाजे के पास जाकर देखा भी नहीं कि दरवाजे पर ताला लगा है या नहीं। जब वो चला गया तब कुछ देर बाद दरवाजे के पास ही बने चबूतरे पर जाकर सुमित्रा और प्रभा बैठ गए। तभी सुमित्रा की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो दरवाजे पर ना तो ताला लटक रहा था और ना ही कुंडी लगी थी। ये लड़का कितना लापरवाह हो गया है, घर खुला छोड़कर ही घर से बाहर चला गया। बड़बड़ाती हुई सुमित्रा दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर गई। प्रभा भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर चली गई। घर के अंदर घुसते ही सबसे पहले सुमित्रा ने लाइट चालू की। लाइट क्यों चालू की तूने? बंद कर दे अभी, अभी बंद कर। यह आवाज़ सुमित्रा को जानी पहचानी लगी, तो वो कमरे के चारों तरफ देखने लगी कि यह आवाज़ आ कहाँ से रही है। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में दोनों घुटनों में अपना सिर रखकर बैठे हुए सचिन पर पड़ी। सुनाई नहीं दिया तुझे मैंने क्या कहा? लाइट बंद कर, सचिन गुस्से और भारी आवाज़ में बोला। सचिन की बात सुनकर सुमित्रा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। घबराहट में उसका ध्यान प्रभा की तरफ गया ही नहीं। घर के अंदर घुसते ही प्रभा अचानक से उदास और दुखी हो गई, जिसके बाद वो भी एक कोने में जाकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा, तू इस तरह बात क्यों कर रहा है? सुमित्रा ने घबराते हुए सचिन से पूछा। मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, तू मुझे बेटा मत बोल और तुरंत लाइट बंद कर, वरना। सचिन की इस तरह की बातें सुनकर घबराई हुई सुमित्रा की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सचिन को क्या हो गया है, वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा है, वो करे तो क्या करे। तभी प्रभा की आवाज़ आई। सुनाई नहीं दिया क्या? वो क्या कह रहा है? बहरी हो गई है क्या? तुरंत लाइट बंद कर। घबराई हुई सुमित्रा ने लाइट बंद की और घर से बाहर निकल गई।
और वहीं बाहर बने चबूतरे पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद रमेश भी घर आ चुका था। सचिन को ना पाकर वो बहुत गुस्से में था। वो बड़बड़ाता हुआ सुमित्रा के पास आया, लेकिन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसकी नज़र रोती हुई सुमित्रा पर पड़ गई। क्या हुआ? तुम इस तरह से रो क्यों रही हो? सुमित्रा ने रमेश को कमरे के अंदर जो भी हुआ उसे सब कुछ बता दिया, जिसके बाद रमेश तुरंत कमरे के अंदर गया और उसने सबसे पहले कमरे के अंदर की लाइट चालू की। लाइट चालू होते ही वो दोनों फिर से लाइट बंद करने को बोलने लगे, लेकिन रमेश ने लाइट बंद नहीं की। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? ये किस तरह की हरकतें कर रहे हो? चुपचाप उठो और यहाँ आओ, नहीं तो अगर मैं वहाँ आ गया तो तुम दोनों के गाल पर थप्पड़ पड़ेगा। रमेश गुस्सा होते हुए बोला। उसकी बात सुनकर प्रभा और सचिन मुस्कुराने लगे। कुछ दिन पहले तक प्रभा की हरकतें देखकर रमेश को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि शादी की वजह से वो इस तरह कर रही है, या फिर उसे पता था कि प्रभा के साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब उसने सचिन को भी वैसा ही करते देखा तो उसे यकीन हो गया कि ज़रूर उन दोनों के साथ कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कुछ और नहीं बल्कि प्रेत आत्माओं का साया है। लाइट बंद करके तुरंत वो अपने पिता रामलाल के पास गया और उन्हें पूरी बात बताकर तुरंत उन्हें अपने साथ लिवा लाया। उन दोनों को देखकर रामलाल तुरंत समझ गए कि जो प्रेत आत्माएं उन्हें परेशान कर रही है वो पूरी तरह उन पर हावी हो चुकी हैं, क्योंकि पहले जब भी वो घर आते थे तब वो प्रेत आत्माएं घर से बाहर चली जाती, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो कौन है और क्यों उन्हें परेशान कर रही हैं। वो उनके बारे में पता लगाना चाहते थे, जिसका सिर्फ एक ही तरीका था, जिसके लिए उन्हें प्रभा और सचिन के सिर के बालों में एक गांठ बांधनी थी। रामलाल ने तुरंत सबसे पहले प्रभा की चोटी में गांठ बांधी और उसके तुरंत बाद ही सचिन के बाल में गांठ बांध दी। ऐसा करने से वो आत्माएं उन दोनों के शरीर में कैद हो गई और चाह कर भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं भाग सकती थी, ऐसा रामलाल का मानना था। लेकिन वो जो सोच रहा था वो दोनों ही आत्माएं उससे कई ज़्यादा शक्तिशाली थी, क्योंकि वो कोई मामूली आत्माएं नहीं थी। सबसे पहले उसने प्रभा के ऊपर सवार आत्मा से पूछा, कौन है तू? क्या चाहता है? प्रभा को परेशान क्यों कर रहा है? रामलाल बार बार प्रभा के ऊपर सवार रूह से उसके बारे में पूछता रहा, लेकिन वो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि होठों पर हल्की सी और डरावनी मुस्कान लिए प्रभा उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से टकटकी लगाए देख रही थी। आखिरकार हार मानकर रामलाल सचिन के ऊपर सवार रूह से उसके बारे में पूछने लगा, लेकिन वो भी उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि गुस्से से आंखें निकालकर उसे घूर रहा था। वो आंखें गुस्से से एकदम लाल थी। रामलाल अब हार मान चुका था, क्योंकि लगभग 1 घंटे बीत जाने के बाद भी रामलाल प्रभा और सचिन के ऊपर सवार रूहों से ये नहीं जान पाया था कि वो कौन है, कहाँ से आई है और आखिर चाहती क्या है। कौन हो तुम? मेरे बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों उनके पीछे पड़े हो? अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सज़ा मुझे दे दो, लेकिन उन्हें माफ़ कर दो, गिड़गिड़ाती हुई सुमित्रा बोली। सुमित्रा की बात सुनकर प्रभा और सचिन के ऊपर सवार दोनों रूहें ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो भयानक हंसी सुमित्रा का कलेजा चीर रही थी और रामलाल भी डर रहा था। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे उन दोनों की हंसी से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सब क्या हो रहा है उसके बारे में उसे सब कुछ पता हो। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रभा और सचिन का पिता रमेश था। हंसते हंसते वो दोनों एकदम चुप हो गए और अचानक से सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे में सुनाई दे रहा था तो सिर्फ सुमित्रा की सिसकियों का शोर। हम दोनों से क्या पूछ रहे हो? अगर कुछ पूछना है तो इस आदमी से पूछो कि हम कौन हैं और क्या चाहते हैं। ये हमारे बारे में अच्छी तरह जानता है, ना सिर्फ जानता है बल्कि हमसे छुटकारा पाने के लिए ये तांत्रिक के पास भी जा चुका है, और ये सब होने वाला है
इसे पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी इसने वही किया जो करने से इसे मना किया गया था। रमेश की तरफ इशारा करके सचिन गुस्से से बोला। जो राज रमेश उस दिन से अपने सीने में छुपाए हुए था, जिस दिन से वो घासीराम की हवेली खरीदने के लिए उससे बातचीत कर रहा था, वो राज इस तरह बाहर आएगा उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। ये क्या नाटक कर रहा है तू? मुझे मालूम है तेरे ऊपर कोई रूह सवार नहीं है। तू बस इस तरह का नाटक कर रहा है ताकि हम हवेली से चले जाएं, और तेरे इस नाटक में तेरी बहन भी शामिल है। मुझे नहीं पता कि वो तेरा साथ क्यों दे रही है, लेकिन तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं ये हवेली खाली करके कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा तूने? मैं झूठ बोल रहा हूँ और तू सच्चा है? क्या तू हर रात सब लोगों के सो जाने के बाद उस तांत्रिक के पास नहीं जाता ताकि वो मेरे ही घर से मुझे भगा सके और तू चैन से इस घर में रह सके? क्या ये हवेली खरीदने से पहले मैंने तुझे आगाह नहीं किया था कि तू इस हवेली को मत खरीद, क्योंकि मेरा एक काम अधूरा है और जब तक मेरा वो काम पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं इस हवेली में रहने वाले किसी भी इंसान को चैन से नहीं रहने दूंगा। अगर तू ये हवेली खरीदेगा तो हमेशा परेशान ही रहेगा। क्या मैंने तुझे आगाह नहीं किया था? और अब तू मुझे झूठा ठहरा रहा है। रमेश की बातों से सचिन के ऊपर सवार रूह गुस्से से तमतमा गई थी और उसने रमेश का वो राज जो बहुत दिनों से वो अपने घर वालों से छुपा रहा था, वो राज उन सबके सामने खोल दिया। ये बात उस दिन की है जब रमेश पहली बार घासीराम से मिला था। तभी से उसे एहसास हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई है जो हर वक्त उस पर नज़र रखे हुए है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता था। लेकिन जैसे ही वो घासीराम की हवेली खरीदने की बात करता तो उसे एहसास होता कि कोई है जो उसे वैसा करने से रोकना चाहता है। लेकिन हवेली खरीदने का लालच उसके मन में इतना ज़्यादा था कि वो अपने उस एहसास को नज़रअंदाज कर देता था। जिस दिन रमेश घासीराम की हवेली के पैसे देने वाला था, उसी रात रमेश ने सपने में देखा कि वो घासीराम को पैसे दे रहा है, लेकिन कोई है जो उसे ऐसा करने से रोक रहा है। लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है और गुस्से में कह रहा है कि तू कौन होता है जो मुझे रोकेगा? मुझे रोकने वाला तू है कौन? मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। ये बड़बड़ाता हुआ वो नींद से जागा और अगले दिन सुबह होते ही एक तांत्रिक के पास गया और उसके साथ पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उसे बताया। रमेश की बातों से वो तांत्रिक समझ चुका था कि कोई रूह है जो उस हवेली को खरीदने से रोकना चाहती है, और अगर वो हवेली खरीदेगा तो वो उसे चैन से नहीं रहने देगी। लेकिन उसे वो हवेली खरीदने से रोकने की बजाय उस तांत्रिक ने उसे वो हवेली खरीदने के लिए उकसा दिया, क्योंकि वो जानता था कि रमेश पैसे वाला आदमी है और वो उससे पैसे हड़पना चाहता था, जिस कारण उसने उसे सही सलाह देने की बजाय गलत रास्ता दिखाया ताकि वो उसका फ़ायदा उठा सके। उस तांत्रिक ने रमेश से कहा, अगर वो उस हवेली को खरीद लेगा तो वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा, क्योंकि वो हवेली उसके लिए बहुत ही शुभ है। रमेश पहले से ही वो हवेली खरीदना चाहता था, लेकिन उस तांत्रिक की बातों में आकर रमेश ने अच्छा और बुरा सोचे बिना ही उस हवेली को खरीदने का इरादा और मजबूत कर लिया। हवेली खरीदने के बाद उस रात जब प्रभा को पड़ोस वाले घर के आंगन में लगे पेड़ में वो परछाई दिखाई दी थी, तब रमेश को मालूम था कि प्रभा सच बोल रही है, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। न सिर्फ उस रात बल्कि उसके बाद भी जब जब प्रभा के साथ कुछ भी गलत हुआ उसके बारे में सब कुछ रमेश जानता था। लेकिन वो जानता था कि अगर वो सच्चाई मान लेगा तो उसे वो घर खाली करना पड़ेगा। घर खाली करने के बजाय वो लगातार रोज़ तांत्रिक के पास जाता रहा और उस घर में मौजूद घासीराम के कुल देवताओं को नाराज़ करता रहा। अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ वही था। रमेश की सच्चाई जानकर
उसकी पत्नी सुमित्रा और उसके पिता रामलाल उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगे और उसे बहुत भला बुरा कहा। लेकिन जो कुछ भी हो गया था उसे बदला नहीं जा सकता था। हाँ, लेकिन एक काम ज़रूर किया जा सकता था, उससे छुटकारा पाने का उपाय। और वो उपाय करना इतना आसान भी नहीं था। वो उपाय सचिन पर सवार रूह ने ही बताया था। सचिन पर सवार रूह कोई और नहीं बल्कि घासीराम के कुल देवता ही थे, जिनका नाम दूल्हा बाबा था। और प्रभा के ऊपर सवार रूह वही चुड़ैल थी जिसे घासीराम के कुल देवता घर ले आए थे, जिसके बाद उसने उसी घर में अपना डेरा बना लिया था। अभी अभी सुमित्रा और रामलाल ने जो कुछ भी सुना, उन्हें अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि रमेश ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन रमेश ये स्वीकारने को तैयार नहीं था। वो सचिन के ऊपर सवार दूल्हा बाबा की बात को झुठलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे उस तांत्रिक की बातों और उसके द्वारा दिए गए ताबीज़ पर भरोसा था। उस तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया था कि घासीराम के कुल देवताओं को कुछ भी करने से वो रोक लेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुल देवताओं को संभालना किसी तांत्रिक के बस की बात नहीं है। रमेश अपने पिता और पत्नी को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सचिन के ऊपर सवार एक बुरा साया है, कोई कुल देवता नहीं है। तभी वो अजीब हरकतें करने लगा। उसका शरीर एकदम अकड़ गया और ज़मीन में घुटनों के बल बैठकर अपना सर ज़ोर ज़ोर से दाएं और बाएं हिलाने लगा और ज़मीन पर हाथ ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा। उसे ऐसा करते देख रामलाल समझ गया कि उसे क्या हुआ है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगा, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से अपना हाथ ज़मीन में पटक रहा था और सिर दाएं बाएं हिला रहा था। मैंने इसे बार बार ये घर खरीदने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। और आज जब इसे इसके कर्मों का फल मिल रहा है तो ये मुझे ही झुठलाने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरा अपमान किया है। पहले इसने मेरी बेइज्जती की, अब इसने मुझे झूठा कहा। इसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। खिखियाता हुआ रमेश बोला। वो रमेश नहीं था बल्कि सचिन पर सवार वही कुल देवता था जो अब रमेश पर सवार हो चुके थे। रामलाल उसे बार बार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। वो एक ही बात पर अड़े हुए थे कि उसने रमेश को सतर्क किया था, लेकिन वो उसकी बात पर उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया था और उसने उनकी बात नहीं मानी। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वो ला कर दूँगा, बस तू मेरे बेटे और मेरे परिवार को छोड़ दे। रामलाल बोला। जिसकी पीढ़ियाँ मेरी पूजा करती आई हैं, जब उसने मुझे वो नहीं दिया तो फिर तू कौन होता है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा? रमेश के ऊपर सवार दूल्हा बाबा बोले। उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातें चलती रहीं, लेकिन वो बातें बेनतीजा थी क्योंकि दूल्हा बाबा रामलाल की बात मानने को तैयार नहीं थे। तभी प्रभा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें उलट गई और उसका पूरा शरीर अकड़ गया। सुमित्रा की नज़र उस पर पड़ी तो उसने अपनी बेटी की तकलीफ़ देखकर और ज़्यादा तकलीफ़ में आ गई। उसे अपनी बेटी की तकलीफ़ देखी नहीं गई तो वो रमेश के ऊपर सवार दूल्हा बाबा से अपनी बेटी को माफ़ करने की गुहार लगाने लगी और बोली, मेरे पति के कर्मों की सज़ा मेरी बेटी को मत दो, उसे माफ़ कर दो। मैं तेरी बेटी और तेरे पति को माफ़ करूँगा, लेकिन वो तभी होगा जब मेरा काम पूरा होगा, और वो काम कोई और नहीं बल्कि घासीराम करेगा। इतना बोलकर रमेश के ऊपर सवार दूल्हा बाबा उसे छोड़कर चले गए और अपने साथ फूलबाई की रूह को भी ले गए। दूल्हा बाबा ने रमेश को होने वाली अगली पुजाई तक का वक्त दिया था। रमेश और रामलाल बिना देर किए घासीराम के घर पहुँचे और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो सब उसे बताया और उससे बचा लेने की प्रार्थना की। घासीराम उनकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन वो मजबूर था क्योंकि जब तक उसके परिवार में किसी लड़के की शादी नहीं होती तब तक वो अपने देवताओं का अधूरा काम पूरा नहीं कर सकता था, मतलब उनकी बधाइयाँ नहीं दिलवा सकता था। घासीराम चाहते हुए भी रमेश की मदद नहीं कर सकता था। उसके छोटे बेटे अतुल की उम्र शादी की हो गई थी और वो उसकी शादी भी करना चाहता था,
लेकिन इतनी जल्दी वो उसके लिए लड़की कहाँ ढूंढता। रमेश के पिता ने घासीराम से एक तरकीब कही। उसने कहा कि वो अपने बेटे अतुल की शादी उसकी पोती प्रभा से करवा दे। ऐसा करके वो अगली बार होने वाली देवताओं की पूजाई में देवताओं को बधाइयाँ दे पाएगा। घासीराम ने प्रभा को देखा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि उसकी शादी पहले से ही तय हो गई है, तो अब उसकी शादी उसके बेटे से कैसे हो सकती है। इसीलिए उसने अतुल की शादी प्रभा से करने से इनकार कर दिया। लेकिन रामलाल ने उसे बहुत समझाया और उससे ये कहा कि उसके परिवार की ज़िंदगी का सवाल है, जिसके लिए वो प्रभा की शादी वहाँ से तोड़कर उसके बेटे से कर सकता है। रमेश पहले झिझक रहा था, लेकिन रामलाल के समझाने के बाद उसने भी अपनी बेटी की शादी घासीराम के बेटे से करने की हामी भर दी। कुछ देर सोचने और अपनी पत्नी तुलसी की राय लेने के बाद घासीराम अतुल की शादी प्रभा से करने को तैयार हो गया। भले ही घासीराम ने अपना वो घर छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसके कुलदेवताओं की नाराज़गी की वजह से ही उसका खानदान आगे नहीं बढ़ रहा था। मतलब उसकी बहू माँ नहीं बन पा रही थी। उसने एक से बढ़कर एक डॉक्टर से इलाज करवाया, लेकिन इलाज का कोई असर नहीं हुआ। ये सोचकर घासीराम प्रभा से अपने बेटे की शादी करने को तैयार हो गया, जिसके बाद न चाहते हुए भी रमेश ने अपनी बेटी की शादी वहाँ से तोड़कर घासीराम के बेटे अतुल से करवा दी। जिसके बाद घासीराम ने विधिवत अपने कुल देवताओं की पूजा की और पूजा करने के बाद उसने अपने बेटे और बहू से उनकी बधाइयाँ भी दिलवाई। अपनी बधाइयाँ पाकर दूल्हा बाबा बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने घासीराम और रमेश को माफ़ भी कर दिया। जिसके बाद उस घर से वो सभी परेशानियाँ दूर कर दी जो वो खुद लाए थे। बधाइयाँ दिलवाने के बाद घासीराम रमेश के घर से अपने कुलदेवताओं को अपने घर ले गया और विधिवत उनकी पूजा करने लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने कुलदेवताओं का आदर और सम्मान न करने वाला रमेश भी अपने कुलदेवताओं को पूजने लगा। अब तो आपको पता चल ही गया कि हमारे पूर्वज कुल देवताओं की पूजा क्यों करते थे और कुल देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, और अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ ऐसी ही एक नए वीडियो में कुछ ऐसी ही नई और डरावनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।